हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल टारगेट सेमेस्टर। दिस इज एजुकेटर सिमरन। आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो आपको बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा होगा कि ये आपको समझ में आ रहा होगा क्या है। ये आपका क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है आपका 2024 का है। किस सब्जेक्ट का है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। तो जो भी बच्चे उनका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, चाहे वो बिजनेस इकोनॉमिक्स हो चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स नाम के हो, बेसिकली एक जो आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर वो एल यूनिवर्सिटी के बच्चों का है, फर्स्ट सेमेस्टर, जिनका सब्जेक्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स। थर्ड पेपर है आई थिंक आपका, तो थर्ड पेपर आपका है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इसी का पीवाईक्यू आज डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को रिमाइंड कर देती हूँ कि इसके प्रीवियस हमने एक और पीवाईक्यू सॉल्व किया था जो कि था 2023 का। याद रखना, इसलिए मैं ईयर पे फोकस कर रही हूँ क्योंकि पैटर्न फिर 2024 में चेंज हुआ है, ठीक। और अभी जो 24 में पैटर्न हुआ है उसी पैटर्न पे आपका ये वाला आने वाला पेपर होगा, ठीक। मोस्टली चांस तो इसी के हैं। तो बताने का मोटिव ये था कि 2023 का एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट करके जो पेपर है उसका हमने अब डिटेल में सॉल्विंग किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, डिस्क्रिप्टिव पेपर देने जाने से पहले क्या माइंड मेकअप करके जाना है, क्या चीज़ों पे पहले ध्यान देना है, स्टार्टिंग का 5-10 मिनट कैसे एग्जामिनेशन हॉल में आपको बिताना है, क्या चीज़ों को पहले ही क्लियर कर लेना है। तो ये सारी डिटेल में जितने कंसेप्ट थे उसमें हमने देख लिया था। तो जो भी बच्चे आज ही पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि पहले जाकर आप एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट देख लो। एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट का स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन बस देखना, अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है तो। अगर आपका सब्जेक्ट है एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट तो आप उसको पूरा लास्ट तक देखना। लेकिन अगर सब्जेक्ट नहीं है तो स्टार्टिंग का जितना भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है तो वो पूरा लेक्चर ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट तक आते आते बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स दिए थे हमने। तो कोशिश करना कि उस पूरे को देख लेना। पूरे को देखने के बाद इस वाले लेक्चर को लगाना, तो कि इसमें हम बेसिकली फोकस करेंगे अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको डिस्कस करने का। थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ आपको, इन केस आपको थोड़ा आलस आए कि नहीं मैम हमको पुराना वीडियो नहीं देखना, हमको इसी वीडियो में बता दीजिए थोड़ा सा। हाँ, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी, हल्का सा बताऊंगी, ग्लिम्स दूंगी हल्का सा। वो ये दूंगी कि आपको इस पेपर डिस्क्रिप्टिव है तो डिस्क्रिप्टिव में आपको क्वेश्चन आंसर लिखना पड़ता है। आज क्वेश्चन आंसर लिखने को आएगा, खुद से लिखना होगा, ऐसा कोई वहाँ पर अदर सोर्सेज नहीं रहेंगे। खुद आपने जितने भी माइंड में अपना याद करके गए हो उसी को आपको लिखना होगा, ठीक। सो स्टार्टिंग का एग्जामिनेशन हॉल में जाओ, कोशिश करो आधे घंटे पहले अपने जो हॉल है आधे घंटे पहले या 15 मिनट पहले पहुंच जाओ, ताकि जितने डिटेल्स आपको उसके ऊपर भरने हैं अपने OMR जो शीट रहता है, समथिंग लाइक होता है ना, शीट डिटेल्स भरने होते हैं, इन्फॉर्मेशन देने होते हैं, रोल नंबर, नाम, पेरेंट्स का नेम, कॉलेज का नेम, कोड होता है कॉलेज कोड, यूनिवर्सिटी कोड, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर डिटेल में भर दो, सिग्नेचर कर दो। फाइनली आराम से रिलैक्स होकर उसने काम अपने वो काम कर दिया। अदरवाइज अगर ये आप अपना जो भी टाइम है उसके बाद शुरू करते हो तो वो टाइम फिर वहाँ से कंज्यूम होता है और आपको आंसर लिखने का टाइम फिर कम मिल जाता है। तो ये काम पहले आपको आंसर शीट दे दिया जाता है तो उसमें ये काम आप पहले टाइम से पहले भी कर सकते हो। टाइम स्टार्ट होता है, आपको क्वेश्चन पेपर बांटा जाता है। क्वेश्चन पेपर बांटने के बाद आपका मेन जो काम है, सीधे पहला क्वेश्चन पढ़ा आ रहा है लिखना शुरू नहीं करना है, पहले आपको पूरा क्वेश्चन पेपर को रीड करना है। जो अभी मैं आप करूंगी आपके लिए पेपर समझो कि नया है, आपने कभी नहीं देखा, यही आपका पेपर है, ठीक। यही आपको इसी को सॉल्व करना है, इसी माइंडसेट से हम ये सॉल्व करेंगे आज का पीवाईक्यू क्वेश्चन, ठीक। तो पेपर मिलता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, सेलेक्ट करना है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस को करने हैं, विद व्हाट क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट, कौन कौन से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, क्योंकि ऑप्शन रहता है ये 10 क्वेश्चन दिए हैं, 10 में से 2-4 करना है, 5 करना है, ऐसे ऑप्शन है। जब ऑप्शन दिए हैं तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करने का भी तरीका बताया था किस तरीके से सेलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन के 2-3 तरीके ही हैं बस। या तो आप उसको ये सोच के सेलेक्ट करो कि किस जो मेन टॉपिक है, क्योंकि हर क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं किसी एक टॉपिक से रिलेट कर रहा होता है। एक टॉपिक मेन टॉपिक होता है, उसी सारा जो अंदर चीजें पूछी हैं उसी से रिलेट कर रही होती है। जो मेन टॉपिक है उसके बारे में अगर आपको अच्छी डिटेल नॉलेज है तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट पूरी तरीके से करो। और उसके अंदर जो भी पूछा है, बेसिकली अगर पूछा है कि इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव बताओ, तो जबरदस्ती का फीचर्स और डीमेरिट मेरिट बता के कुछ उखाड़ नहीं लोगे। जो पूछा है, जो कंपल्सरी जो लिखा है यहाँ पर, उसको तो आपको कंपल्सरी बताना ही पड़ेगा। अदर से थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वो भी ओवर एक्स्ट्रा नहीं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, हल्का सा एक्स्ट्रा बस बताना चाहो। जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका हल्का सा आपने हिस्ट्री बता दिया कि कहाँ से आया है, वो इंट्रोडक्शन एज आपने स्टार्ट कर दिया। या इंट्रोडक्शन का कोई जो उसका पार्ट पूछा है तो उसका पार्ट, मान लो कोई एक अगर इसकी बात करें तो अगर पूछ लिया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताओ, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बता सकते हो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से 3 पार्ट में 3 वेरिएबल्स हैं, प्राइस इलास्टिसिटी,
इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी, फिर उसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी को इलैबोरेट करना शुरू कर दो। तो इस तरीके से आप अपने आंसर्स का स्टार्टिंग कर सकते हो। डिटेल में हर क्वेश्चन का हम देखेंगे किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है, क्या क्या मेन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है कि आपको लिखना ही लिखना है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट करते हैं अपना ये क्वेश्चन। जो नोट लिखा है इसको हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पर जो नोट लिखा है, यहाँ जो आपका नोट लिखा है इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसको ध्यान से पढ़ना कि क्या लिखा है, कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि कभी कभी जल्दी जल्दी में हमने गलत पढ़ लिया, गलत एक जो हमारा क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना था वो अटेम्प्ट नहीं कर पाए, छूट गया। बाद में एग्जाम हॉल के बाहर निकलने के बाद पता चला कि अच्छा इसमें 4 करना था, हम तो 3 ही करके आए हैं। तो ये आपके साथ गलती ना हो, तो नोट को ध्यान से, इसलिए मैंने कहा स्टार्टिंग का एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले 5 मिनट पहले अपने पेपर को अच्छे से पढ़ो, सेलेक्ट करो, नोट को पढ़ो, देखो कितना क्या जा रहा है। और ये भी एक कंसेप्ट बताया था, एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है अगर 15 मार्क्स का है तो उसमें देखो कितने पार्ट को हम कितना मार्क्स दे सकते हैं, उसको एक अज्यूम करके आपको बाइफरगेट करना होता है, अलग अलग करना होता है कि जो पहला लाइन लिखा है, जैसे मान लो यही है, तो डिडक्टिव मेथड इज बेटर देन इंडक्टिव मेथड बताने को कहा है। अब ये थोड़ा सा एनालिटिकल आपका ये क्वेश्चन हो गया, आपको खुद एनालाइज करके बताना होगा तो कौन सा बेटर है बताने को कहा है। तो मतलब कि पहले आपको इंडक्टिव समझाना होगा, डिडक्टिव समझाना होगा, फिर दोनों में कंपैरिजन बताना होगा, एंड फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है स्टेट आंसर विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ समझाना होगा। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को डिवाइड करो। ये जो पहला पार्ट हो गया 15 मार्क्स का, अगर ये है 15 मार्क्स का है, ये 10 मार्क्स का ये हो गया, 5 मार्क्स का ये हो गया। इस तरीके से आपको अपने आंसर को डिवाइड करके करोगे तो कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि हमने ज्यादा लिख दिया कि कम लिख दिया, कि जितना हमको लिखना चाहिए था उतना हमने लिखा है कि नहीं लिखा है, एग्जामिनर जो पढ़ रहा है वो सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं, हमने जितना भी कंटेंट वहाँ प्रोवाइड किया है अपने आंसर शीट में। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को डिवाइड करते हुए चलो। इसका डिटेल में आप एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट मैंने समझा दिया है, वहाँ पर किस तरीके से आप डिवाइड कर रहे हो और डिवाइडिंग किस तरीके से हो रही है उसको डिटेल में समझाया, तो बचा के उसको रिव्यू जरूर कर लेना। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं, नोट पढ़ते हैं। 2 घंटे का पेपर है, याद रखना। ओके, 2 आवर्स का पेपर है। जो एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट 2023 का था वो कितने घंटे का था, 3 घंटे का था। तो 3 घंटे का था और वहां पर 4 या 5 क्वेश्चंस करने थे। तो मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन पे आप 30 मिनट ही ले सकते हो। टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करोगे तो सारे क्वेश्चंस को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पर चीजें थोड़ी चेंज हो गई। यहाँ क्या लिखा है, आपका पेपर सिर्फ 2 घंटे का है, मार्क्स उतना ही है, 75 मार्क्स का ही है। नोट क्या लिखा है, The question paper consists of 2 सेक्शन, 2 सेक्शन भी बेस्ड है, खंड ए और बी। ठीक, ए एंड बी है। अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन इन ऑल। ठीक, अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन इन ऑल। टोटल आपको कितना अटेम्प्ट, ये नहीं कह रहा कि सब में से 4 क्वेश्चन कोई कर लो, पढ़ो ध्यान से। दो सेक्शन में डिवाइडेड है, कह रहा है आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं। वो 4 क्वेश्चन किस हिसाब से करने हैं आपको, एक क्वेश्चन आपको चूज करना है सेक्शन ए में से जो कि 15 मार्क्स का है, यही लिखा है, आंसर इन 1 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए of 15 marks each। नेक्स्ट पॉइंट लगा है, आंसर एनी 3 सेक्शन क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी ऑफ 20 मार्क्स। तो क्या हो गया, मतलब सेक्शन बी में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सेक्शन ए में से 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इस तरीके से टोटल करके यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिखा है। तो आगे की चीजें भी पढ़ लेना, सिर्फ पहला ही लाइन नहीं पढ़ना है। फिर लिखा है मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन पार्ट इज शोन इन द राइट मार्जिन। सबके मार्क्स राइट मार्जिन पे दिए हैं, मतलब यहाँ 15 है, ये 15 है, नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगी, दिखा देती हूँ। यहाँ लिखा हुआ है ये 20 का है, 20 का है, सबके राइट मार्जिन पे आपको मार्क्स आइडेंटिफाई करके दिया हुआ है। ठीक, तो इस तरीके से ऑल पार्ट्स, सब पार्ट्स आर अटेम्प्ट क्वेश्चन मस्ट बी कंप्लीट एट वन प्लेस। ठीक, सारे आपको क्वेश्चंस को एक ही बुकलेट आपको मिलेगा, उसमें आपको सबको लिखना पड़ेगा। तो ये आपके नोट था, नोट में इतनी बात कही गई है। तो अब चलते हैं आगे। सेक्शन ए में से कितना कहा है अटेम्प्ट करने के लिए, सेक्शन ए में से कहा है कि 1 अटेम्प्ट करना है। कितना क्वेश्चन टोटल दिया है, एक ये दिया है और एक ये दिया है, और कुछ दिया है नहीं, सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। तो ये देख लेना एक सेक्शन में कितने क्वेश्चन है और कितना उसमें से अटेम्प्ट करना है। तो टोटल सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है और 2 में से आपको 1 अटेम्प्ट करना है। मेन बात हो गई। तो अब इसमें से 2 को चूज करना होगा। तो चलो इस वाले क्वेश्चन में हम आपके लिए, वैसे तो हम चाह रहे थे कि इसको एज अ PYQ ही हम सॉल्व करें, जो इससे पूछा है उतना ही करें, लेकिन कुछ क्वेश्चन हम लगाएंगे यहाँ पर, दोनों क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। जिसको मन करेगा यहाँ पर डिडक्टिव का देख लेना। डिडक्टिव वाला जो पूछा है, डू यू थिंक दैट डिडक्टिव मेथड इज बेटर देन इंडक्टिव मेथड for modern economic analysis? State your answer with example और उसको discuss various forms of equilibrium with suitable example। आपको equilibrium भी बताना है, किस किस तरीके के equilibrium होते हैं। ठीक, तो इतनी चीजें आपके फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है।
मेन फोकस किस पे है आपका, डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड पे है। कैसे लिखेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड पे जब हम क्वेश्चन वाइज चलेंगे तब देखेंगे, अभी बस क्वेश्चन पढ़ो। दूसरा क्या है, हाउ डू यू थिंक दैट स्कार्सिटी बेस्ड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज बेटर देन वेलफेयर बेस्ड। और ऐसे क्वेश्चन कंपैरिजन वाले, एनालिसिस वाले, एनालिटिकल वाले, ऐसे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में आने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा उनके चांसेस होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन देख रहे हो ना, विच इज बेटर, बेटर की बात कर रहा है, क्यों ये बेटर है, क्यों ये बेटर है, आपको बताना पड़ेगा क्यों ये बेटर है। तो इसको बताने के लिए सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा दोनों को अलग अलग। इंडक्टिव बताओगे, डिडक्टिव बताओगे, दोनों को अलग से समझा दिए, पहले इंडक्टिव बता दिए फिर डिडक्टिव समझा दिए, फिर उसके बाद बताओगे कंपैरिजन बिटवीन दिस एंड दिस एंड व्हाई। फिर आपके हिसाब से, यहाँ पर कोई भी बुकिश लैंग्वेज नहीं पूछ रहा है, आपके हिसाब से कौन सा बेटर है, आप अपना तर्क दोगे वहां पर कि विच वन इज बेटर, यहाँ बताओ कौन सा बेटर है। ठीक, वो भी विद एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल लिखना भी भूलना नहीं, एग्जाम्पल के साथ बताओगे तो आपका आंसर अच्छा माना। इसलिए यहाँ तक स्पेसिफाई भी कर दिया कि आपको एग्जाम्पल के साथ ही बताना है। अगर आपको एग्जाम के टाइम में एग्जाम्पल नहीं याद आ रहा है, कि अब आपको एग्जाम्पल, क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया था तो ऑप्शन रहता हमारे पास, नहीं बताते हम एग्जाम्पल, लेकिन स्पेसिफाई कर दिया, मैंने कहा ना जो क्वेश्चन में लिखा है उसको बताना पड़ता है, तो स्पेसिफाई कर दिया तो आपको एग्जाम्पल तो बताना है। तो अब अगर आपको एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा एग्जाम्पल हम क्या लें, किसमें कौन सा एग्जाम्पल दिखाएं, कैसे समझाएं एग्जाम्पल के साथ, नहीं आ रहा है तो स्किप करो, सीधे स्किप करो, सीधे स्किप करो और दूसरे पे आओ। दूसरे पे देखो क्या दिखा है, स्कार्सिटी बेस्ड डेफिनेशन बताना इकोनॉमिक्स का बेटर देन वेलफेयर बेस्ड। क्यों स्कार्सिटी बेस्ड डेफिनेशन अच्छा है वेलफेयर बेस्ड डेफिनेशन से, इसको आप बताओ कि क्यों ये अच्छा है, फर्स्ट रीजन। फिर विच वन वुड बी मोर सुटेबल अप्रोच फॉर, क्या लिखा है ये, फॉर टैकलिंग, ओके, विच वन वुड बी मोर सुटेबल अप्रोच फॉर टैकलिंग मॉडर्न इकोनॉमिक्स। कौन सा इन दोनों में से मॉडर्न इकोनॉमिक्स में टैकल करने के लिए, मॉडर्न इकोनॉमिक्स को देखते हुए कौन सा बेटर रहेगा, स्कैर्सिटी वाला कि वेलफेयर वाला। अब इसमें यहाँ एग्जाम्पल की बात किया नहीं किया, आप चाहो तो इसको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये आपको चूज करना बता रही हूँ, सिलेक्शन बता रही हूँ, कैसे आप सिलेक्शन करोगे अपने क्वेश्चंस का। इन दोनों का हो गया, चलो सीधे चलते हैं, पहले हम सेक्शन ए को ही सॉल्व कर लेते हैं, सेक्शन ए को सॉल्व करते हैं। चलो सेक्शन ए का आपका पहला क्वेश्चन था, क्लियरली यहाँ पर लिखा है, वो पीवाईक्यू क्वेश्चन है तो उसमें थोड़ा सा ब्लर है, तो इसीलिए आपके लिए अलग से क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, पीवाईक्यू ही है, वही सेम क्वेश्चन है। पीवाईक्यू क्वेश्चन है ये, क्या लिखा है, डू यू थिंक दैट डिडक्टिव मेथड इज बेटर देन इंडक्टिव। जब भी ऐसा कुछ आए कि क्या आप सोचते हो कि ये बेटर है इससे, तो बेटर बताने से पहले कि हमको क्या लगता है कि हम अपना रिव्यू बताएं, उस रिव्यू को बताने से पहले आपसे एग्जामिनर उम्मीद करता है कि आप पहले इन दोनों का मतलब बताओगे। तो सबसे पहले जब आप अपना आंसर शुरू करोगे, आंसर जब शुरू करो, ठीक, आंसर नंबर 1 है तो 1 डालो, ठीक, उसके बाद आप अपना शुरू करो, किससे शुरू करोगे, सबसे पहले हेडिंग डालोगे डिडक्टिव मेथड, ठीक, डिडक्टिव मेथड के बारे में आपको डिटेल में बताना होगा। आपने डिडक्टिव मेथड बताना है, क्या क्या बताना होगा, इसका मेन कंसेप्ट क्या है, ये बता रही हूँ, बताना क्या क्या है, पढ़ चुके हो सब कुछ ये सब, ठीक, कंसेप्ट क्या है ये बताना है। एग्जाम्पल कहा, एग्जाम्पल के साथ बताने को, तो आपको भी यहाँ पर एग्जाम्पल देना पड़ेगा, और साथ ही साथ थोड़ा सा अगर इसमें ऐड कर दोगे मेरिट्स और डीमेरिट्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स ये ऐड कर दोगे, तो आपको अपने हिसाब से ऐड करना है। अगर आप कह रहे हो कि डिडक्टिव मेथड इज बेटर देन इंडक्टिव, तो क्यों ये बेटर है, उस हिसाब से आपको डीमेरिट मेरिट आपको यहाँ पर लिखना होगा। सिमिलरली सेम काम आपको इसके नीचे करोगे, क्योंकि आप ऐसे लिखते हुए जाओगे ना इसको, क्योंकि मेरे पास इधर जगह नहीं है, इधर ही जगह है, तो मैं इधर ही लिख पाऊंगी। तो सेम आपको फिर क्या करना है, इंडक्टिव मेथड का हेडिंग डालना है, इंडक्टिव मेथड सेम करना है, कंसेप्ट बताना है उसका भी, एग्जाम्पल्स के साथ बताना है आपको, फिर कंसेप्ट को एग्जाम्पल के साथ भी उसको प्रूव करना है, साथ में मेरिट और डीमेरिट भी बता दोगे तो वो भी अच्छा रहेगा। सिर्फ मेरिट भी बता सकते हो, लेकिन सिर्फ डीमेरिट मत बता देना, सिर्फ मेरिट बता सकते हो, और अगर डीमेरिट मन है तो वो भी उसके साथ ऐड कर सकते हो, लेकिन सिर्फ मन करे डीमेरिट बताने का तो ये मत करना, सिर्फ मेरिट ही बता के छोड़ देना, ठीक। चलो ये चीज हो गया, तो इतना डिटेल आपने बता दिया, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, इंडक्टिव मेथड का मेन कंसेप्ट क्या है, ये जो होता है टॉप टू डाउन अप्रोच चलता है, टॉप टू डाउन अप्रोच,
ये टॉप टू डाउन अप्रोच में चलता है, मतलब समथिंग हम कुछ जनरल स्पेसिफिक करते हैं और फिर उसको जनरलाइज करते हैं, तो जनरलाइजेशन इसमें आ जाता है आपका, मतलब जनरल टू स्पेसिफिक। यहाँ जनरल से जाते हैं हम जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब एक जनरल स्टडी करते हैं, एक थ्योरी होता है, उस थ्योरी को बेस पे हम उस थ्योरी को हम बेस मानते हैं, उस थ्योरी के बेस पे हमने हाइपोथेसिस बनाया, हाइपोथेसिस बनाने के बाद उसकी फाइंडिंग वाइंडिंग करने के बाद जो भी रिजल्ट आया, वो रिजल्ट इन जनरल हम कहते हैं कि हम इन जनरल स्टडी किए हैं। तो इन जनरल स्टडी जब होती है तो उसके बाद जो आंसर आता है वो हम ये मान के चलते हैं। एग्जाम्पल आप चावल का ले लो कि एक भगोना है, उसमें चावल आपने डाला, उस चावल में आपको पकाया, सेम आंच पे सारे पक रहे हैं, आपने कोई एक निकाला और देखा कि वो पक गया है, तो आप ये मान लेते हो कि बाकी सब भी जो है वो पक चुके हैं। तो ये जनरल टू स्पेसिफिक आपका ये डिडक्टिव मेथड चलता है। ठीक है, इसमें इसका स्टेप्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए यहाँ स्टेप्स लिख देती हूँ, चाहो तो अपने पेपर में ऐड कर सकते हो अगर आपको लिखना हो। तो पहले ये क्या होता है, थ्योरी बेस्ड होता है, एक कोई थ्योरी होती है, थ्योरी से आप डेवलप करते हो हाइपोथेसिस। ठीक, थ्योरी से आप डेवलप करते हो क्या, हाइपोथेसिस डेवलप करते हो, फिर उस हाइपोथेसिस को ऑब्जर्व करते हो कि आपने जो भी डेवलपमेंट किया, जो भी अजम्पशन माना है वो सही है कि नहीं, क्योंकि आपने कहा ना कि हम एक भगोने में से एक चावल निकाल के देख रहे हैं कि वो पका कि नहीं पका, अगर पक गया तो मान लेते हो कि सारा पक गया है, तो ये हाइपोथेसिस माना है। ठीक, ऑब्जर्व किया, हाँ पक गया, तो जब वो हो गया तो फिर उसके बाद आपने क्या दे दिया, कंफर्मेशन दे दिया कि यस सारे चावल जो हैं वो पक गए हैं। तो इससे क्या हुआ, एक थ्योरी बनी, उसके सीधे आपने इसका रिजल्ट कंफर्मेशन दिया। ठीक, ये था स्टेप आपका किसका, डिडक्टिव का। अब इसी सेम तरीके से आपका इंडक्टिव में भी स्टेप्स होते हैं। इंडक्टिव कैसे होता है, इसका अपोजिट हो जाता है, डाउन टू टॉप अप्रोच होता है, मतलब यहाँ पर चीजें हम स्पेसिफिक करते हैं। यहाँ क्या करते हैं, हम चीजें स्पेसिफिक करते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं, एक स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं कि हमने कुछ ही लोगों पे किया स्टडी, उसके बाद हमें इन जनरल बता सकते हैं कि हाँ ये सारी चीज़ों ये सब पे चल सकती है। ठीक, चलेगी सच में कि नहीं चलेगी नहीं पता, लेकिन हाँ चल सकती है। तो उसके बाद हम इसका स्टेप कैसे करते हैं, अब यहाँ पर चीजें क्या होती हैं, पहले ऑब्जर्व होती हैं, उल्टा हो जाता है, यहाँ से ये चीज ऑब्जर्वेशन सबसे पहले आ जाता है कि आपने पहले क्या किया, ऑब्जर्व करके देखा कि किस स्पेसिफिक लोगों पे हम अपना रिसर्च कर सकते हैं। ऑब्जर्व कर लिया, एक पैटर्न फाइंड आउट किया, पैटर्न फाउंड आउट किया, उसके बाद आपने हाइपोथेसिस बनाया, फिर आपने अपने अजम्पशंस दिए, ये होना चाहिए था इस पैटर्न के हिसाब से, अजम्पशंस दी और फिर उसको क्या किया, कंफर्मेशन दिया। ठीक, तो क्या किया, फिर कंफर्मेशन दिया या थ्योरी उसके बाद डेवलप हुई। यहाँ पर थ्योरी बाद में डेवलप होती है और वहां पर पहले कोई थ्योरी होती है और कंफर्मेशन देते हैं, मतलब थ्योरी एग्जिस्ट कर रही होती है, उसके बेसिस पर हम उसको कंफर्म करते हैं कि यस ये जो थ्योरी कह रहा था वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। ठीक, कंफर्मेशन देते हैं। यहाँ पर कोई थ्योरी नहीं होती, ये क्या सा रिसर्च होता है, न्यू होता है। ये कैसी थ्योरी होती है, न्यू थ्योरी होती है, नया होता है। तो पहले हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, दुनिया में क्या चल रहा है उसको देखते हैं, देखने के बाद हम एक पैटर्न फाइंड आउट करते हैं कि अच्छा ये इस हिसाब से चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है, फिर हम अपना हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं और फिर लास्टली हम उसको थ्योरी बनाते हैं। अब वो थ्योरी, यही थ्योरी हो सकता है कि वापस से डिडक्टिव मेथड में आ जाए कि इस थ्योरी को हमने क्या किया, अपना हाइपोथेसिस बनाया, चेक किया, उसको ऑब्जर्व किया कि सही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, और फिर उसको कंफर्मेशन देते हैं। तो एक तरह दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हो सकते हैं, दोनों का अपने में ही यूज है। अब आपको ये बताना होगा कि कौन बेटर है, विच वन इज बेटर, डिडक्टिव मेथड इज बेटर देन इंडक्टिव। पूछ रहा है कि क्या ये बेटर है इंडक्टिव से, अगर आप हाँ करते हो यस इट इज बेटर, तो आपको इसके फेवर में सब कुछ लिखना होगा। अगर आप ना करते हो कि नहीं डिडक्टिव बेटर नहीं इंडक्टिव बेटर है, तो आपको इसके फेवर में सब कुछ लिखना होगा। तो किसके फेवर में लिख रहे हो ये आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, इस तरीके से आप एग्जाम्पल के साथ अपने क्वेश्चन को लिख सकते हो। तो ये था आपको एक आइडिया लगाने के लिए बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, और हाँ यहाँ पर इक्विलिब्रियम भी पूछा था, मैं देखना भूल गई। ऑल्सो डिस्कस वेरी फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम विद सुटेबल एग्जाम्पल, एग्जाम्पल साथ कोई इक्विलिब्रियम बताना होंगे, तो बहुत अलग अलग टाइप के इक्विलिब्रियम्स होते हैं, उसको आप बाद में, इसके बाद जब आपने ये कहानी लिख दी, ठीक, मतलब ये अगर 15 मार्क्स का है, यहाँ पर ये मैं मान लूँ तो 7.5 मार्क्स का ये आपको लिखना है और 7.5 मार्क्स का ये आपको लिखना है, क्योंकि दोनों इक्वली बराबर है, सिर्फ सेम लेवल ऑफ क्वेश्चन है।
तो ये साढ़े सात में आपने डिवाइड करके इस क्वेश्चन को लिख दिया। इक्विलिब्रियम समझाना कितने टाइप के हैं सबको समझाने के बाद डायग्राम जरूर से बनाना। डायग्राम बनाते हो तो उससे एग्जामिनर का जो परसेप्शन होता है, जो पर्सपेक्टिव होता है आपके पेपर के प्रति, वो अच्छा हो जाता है। ठीक, कि सामने वाले बच्चे को आ रहा है। और जो भी ग्राफ बनाना इकोनॉमिक्स में, जो भी ग्राफ बनाना प्रॉपर स्केल पेंसिल से बनाना और उसको लेबल जरूर करना। लेबल नहीं करोगे, अगर सिंपली आपने ऐसे ग्राफ बना के बस दिखा दिया कि ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, तो इसका मार्क्स नहीं मिलेगा। जैसे क्रॉस बना है ना, वैसे ही क्रॉस हो जाएगा। ये लेबल करो, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका डिमांड का, ये आपका सप्लाई का लाइन है, कर्व है, ये आपका डिमांड का कर्व है। लेबल करना ग्राफ बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बिना लेबलिंग के आपका जो भी इक्विलिब्रियम आप बना के यहाँ दिखाओगे उसका कोई मतलब नहीं रहेगा ग्राफ का। तो ग्राफ तब बनाना जब पता हो, याद करके जाना बढ़िया से देखकर, और उसको प्रॉपरली लेबल करके, और पेन स्केल से उसको ट्राई करना बनाने का। हाथ से उतना फिनिशिंग नहीं आता है। ठीक, इसीलिए इकोनॉमिक्स का पेपर लेंदी कहा जाता है कि बहुत लेंदी आता है। लेंदी इसलिए आता है क्योंकि आपको इस ग्राफ बनाने में ही फोकस करना होता है, और ग्राफ बनाना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके इकोनॉमिक्स से पेपर में। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। How do you think the scarcity based definition of economics? Scarcity based definition of economics जो है वो क्या है? बेटर है किससे? वेलफेयर बेस्ड से। अब आपको याद है कुछ, जब हमने स्टार्ट इंट्रोडक्शन अपना पढ़ा था इकोनॉमिक्स का, तो वहां पर मैंने बताया था कि इकोनॉमिक्स डेफिनेशन दिए गए हैं आपके 4 अलग अलग लेवल को दिखाते हुए। तो सबसे पहला लेवल क्या था? चाहो तो उसमें आंसर में दिखा सकते हो, आंसर नंबर 2 डाल के, अगर ये वाला अटेम्प्ट कर रहे हो तो नंबर 2 डाल के आप दिखा सकते हो। यहाँ आंसर नंबर 1 मत डाल देना कि आपका पहला है तो 1 डाल दें। जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो उसी का क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर में लिखोगे। ठीक, चल तो इसमें आंसर नंबर 2 डाल दिया। अब यहाँ क्या करना है आपको? या तो चाहो 2 तरीके से कर सकते हो, जो पूछा है बस उतना बताओ, या तो चाहो थोड़ा सा हल्का सा, लेकिन ज्यादा एक्स्ट्रा ज्ञान दिखाना भी अच्छी बात नहीं होती है। तो जब नहीं पूछा है वो चीज तो हल्का सा बताना चाहिए, सामने वाले लग जाए कि यस इसको पता है, वो इतने से ही समझ जाएगा हल्के फुल्के से। ठीक, तो आप लिख सकते हो कि इकोनॉमिक्स डेफिनेशन इज डिवाइडेड इनटू या गिवन इनटू 4 पार्ट, गिवन इनटू 4 मेजर, बहुत सारे डेफिनेशन दिए गए हैं बट 4 मेजर पार्ट्स में दिए गए हैं। ठीक, पहला क्या था आपका? वेल्थ। ठीक, दूसरा आया आपका वेलफेयर, तीसरा आया आपका स्कार्सिटी, लास्ट आ जाता है आपका ग्रोथ। बस ऐसे ही लिखना है, ज्यादा नहीं कलाकारी करनी है इसमें, इतना ही बताना है, क्योंकि ये आपके आंसर का पार्ट नहीं है, क्वेश्चन के आंसर का पार्ट नहीं है। लेकिन तो आप दिखा रहे हो कि बस मेरे को चारों पता है। ठीक, आपने इतना दिखा दिया। अब चाहो तो बस इसके ऑथर का ब्रैकेट में आप नाम लिख सकते हो कि ये आपके एडम स्मिथ ने दिया था। ठीक, ये आपके मार्शल ने दिया था, ये आपका रॉबिन्सन ने दिया था, और ये आपका ने दिया। ठीक, ऐसे करके आप अपने चीजों को बस यहाँ पर उनके ऑथर्स के नेम आप लिख सकते हो। ब्रैकेट में लिख देती हूँ, ऑथर का नाम लिखना है, ऑथर का नेम यहाँ पर चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, जस्ट टू शो दैट यू नो आपने पढ़ा है, ये चारों डेफिनेशन भी पढ़े हैं, चारों ऑथर्स के नाम भी पढ़े हैं, जस्ट फॉर दैट ओनली। ठीक, अब जो क्वेश्चन स्टार्ट किया है इसको लिखने के बाद अब बताना है कि व्हाट डू यू थिंक द स्कार्सिटी बेस्ड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज बेटर देन। ये कह रहा है ये क्या बेटर है वेलफेयर से? तो पहले कहाँ आया था? क्रोनोलॉजिकल चल रहा है ना ये, कि पहले ये आया था, फिर ये आया था, फिर ये आया था, फिर ये आया था। तो क्रोनोलॉजिकली चलना, आप स्कार्सिटी पहले समझा के वेलफेयर नहीं समझाना, आप पहले वेलफेयर ही समझाना है फिर स्कार्सिटी समझाएंगे। तो अब मेन हेडिंग डालोगे क्या? वेलफेयर बेस्ड डेफिनेशन, वेलफेयर बेस्ड डेफिनेशन करके आप हेडिंग डालोगे। कलर चेंज कर देती हूँ, मिक्स ना हो जाए उसमें। अब यहाँ डालो वेलफेयर बेस्ड डेफिनेशन। ठीक, जिसके द्वारा दिया गया है उसको हम स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, गिवन बाय मार्शल करके यहाँ पर लिख दो, गिवन बाय मार्शल, या अलग लाइन में भी लिख सकते हो। रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने एक लाइन में लिखा है, आपका नहीं, मैंने एक लाइन यहाँ एक लिखा, फिर उसके नीचे लाइन में लिख दो गिवन बाय मार्शल। ठीक, जैसे मन करे अपनी मर्जी से।
ठीक, अब ये चीज बता दिया। अब इनका क्या बताना है आपको, इनके जो भी मीनिंग इन्होंने दिया था उसके बारे में हेडिंग डालो या मत डालो, एज इट इज बता दो, मीनिंग लिख दी ताकि आपको याद रहे कि आपको इसका मीनिंग बताना पड़ेगा कि इन्होंने मार्शल ने वेलफेयर बेस्ड डेफिनेशन में क्या कहा था। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने सिर्फ वेलफेयर सोसाइटी पे फोकस किया था कि हमें समाज के कल्याण के लिए सारी चीजें करनी चाहिए, इसीलिए इकोनॉमिक्स हम लोग को बढ़ाया जा रहा है, इसीलिए आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है। ठीक, उन्होंने इकोनॉमिक्स को इस तरीके से बताया था, तो आपको इनका मीनिंग बताना है और साथ ही साथ आपको लिमिटेशन बताना है, क्योंकि ये आप भी जानते हो कि इसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थे, इसीलिए स्कार्सिटी वालों को थोड़ा इससे बेटर माना गया था। ठीक, तो अब आपको यहाँ पर लिमिटेशन क्या बताना है कि यहाँ पर सिर्फ सोसाइटी पे ही सारा फोकस था। ठीक, यहाँ पर स्कार्सिटी जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन पे ध्यान नहीं दिया गया था, जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे हर रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज है, इस पे ध्यान नहीं दिया गया था। तो सारे लिमिटेशंस आपको मीनिंग के साथ यहाँ पर अलग हेडिंग डाल के लिमिटेशन बताना होगा। देन फिर आप इसके नीचे क्या लिखोगे, आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे स्कार्सिटी ऑफ डेफिनेशन, स्कार्सिटी बेस्ड डेफिनेशन। ठीक, फिर यहाँ लिखो स्टैटिस्टिक्स बेस्ड डेफिनेशन। अब जो पैटर्न वहां फॉलो किया वही पैटर्न यहाँ भी फॉलो करेंगे, गिवन बाय करके, गिवन बाय करके ऑथर का नाम लिखेंगे और फिर उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने क्या चीज को स्पेसिफाई किया है उसकी बात हम करेंगे। ठीक, रॉबिन्स ने दिया था ये, गिवन बाय रॉबिन। अब उनके कंसेप्ट को हमें यहाँ बताना है और क्या चीजों को उन्होंने ध्यान दिया था वो सारी चीजों को बताना है। और चाहो तो ये भी बता सकते हो कि ये इस डेफिनेशन के बाद आपका ग्रोथ डेफिनेशन आया था, जिसमें अब इन तीनों चीज को मिला दिया गया था कि आपको वेल्थ भी चाहिए, स्पेसिफिक वेल्थ भी चाहिए, समाज के लिए भी करना है, वेलफेयर का भी ध्यान देना है, और साथ ही साथ आपको स्कार्सिटी को भी ध्यान देने से इसको ग्रोथ डेफिनेशन कहा जाता है। तो चाहो तो इसके बाद बता सकते हो इसी में हल्का सा एक दो लाइन, बट यहाँ पर डिफरेंस बस इन्हीं दोनों का पूछा है, तो पहले ये हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दिया, इसके बारे में बताया, स्कार्सिटी बेस के बारे में बताया, एंड फिर इसके बाद आप नेक्स्ट बता सकते हो, इसके बाद कंपैरिजन आपको क्या आपको बताना है कि व्हाई स्कार्सिटी बेस्ड डेफिनेशन इज बेटर देन वेलफेयर बेस्ड डेफिनेशन। अब इसको आप पॉइंटर्स वाइज में 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट करके आप इसको अपने भाषा में, इसको अपने लैंग्वेज में अपने पॉइंट्स बना के आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये जो स्कार्सिटी बेस्ड है इसको क्या कहा गया है, यूनिवर्सल कहा गया है, हर जगह इसको माना गया है। ठीक, साइंटिफिकली और ऑब्जेक्टिव है, साइंटिफिकली प्रूवन है ये चीज, और ऑब्जेक्टिव बेस्ड है ये। ठीक, तो इन सब चीजों के छोटे छोटे पॉइंट्स के बेस पे आप अपना 3-4 पॉइंट्स का यहाँ पर रीजन बता सकते हो और दिख सकते हो कि क्यों ये बेटर है और क्या मॉडर्न इकोनॉमिक प्रॉब्लम में कैसे ये हेल्प करेगा, इसको यहाँ पर आप डिटेल में दिखा सकते हो। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये सेकंड क्वेश्चन जो है ये भी सॉल्व होता है। ओके, अपना सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया है। अब सेक्शन 1 कंप्लीट हो चुका है तो अब सेक्शन 2 पे चलना होगा हमें। ठीक, सेक्शन 1 तो हो गया था, सेक्शन 2 में अब बहुत सारे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस ना करा के मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी आपको, और इसी तरह से कराऊंगी कि आपको कितना क्वेश्चन करना है, इसमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो मैक्स टू मैक्स हम क्वेश्चन देखेंगे कि हम कौन कौन सा अटेम्प्ट करना चाहते हैं। अगर इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हैं, अगर वो बच्चे हैं जो न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व किए हैं या नहीं सॉल्व करना आता है, नहीं समझ में आया था, उस टाइम हम प्रेफर नहीं करें कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें, तो उनके लिए भी देखें ऑप्शन है कि नहीं कि थ्योरेटिकल जाते हुए, थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्ट ही देखते हुए क्या आप अपना इकोनॉमिक्स का पेपर लिख सकते हो। जाओ चेक करते हैं। पहला थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपको क्या बताना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताना है, डिस्कस इस डिफरेंट टाइप्स एंड द फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी। दो क्वेश्चन आ गया ना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताओ, डिफरेंट टाइप्स भी बताओ, और फैक्टर 3 आ गया। ठीक, तो मतलब 20 नंबर का है, कैसे डिवाइड करोगे इसको, ये कहीं ना कहीं 5 नंबर का चला जाएगा, ये 10 नंबर का जाएगा। ठीक, 15 हो गया, और फैक्टर अफेक्टिंग, हाँ ये 10 नंबर का जाएगा, लेंदी हो गया। डिफरेंट टाइप्स बताने, 5 थे इसके, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक और रिलेटिवली इलास्टिक, ये 5 आपके थे, तो ये आपका जाएगा। या तो इसको आधा आधा कर लो, वो 5 हो गया, तो 7.5 का ये हो गया और 7.5 का ये हो गया, इस तरीके से ही बांट सकते हो। मतलब आप अजम्पशन के हिसाब, अपने हिसाब से आप अपने आंसर के डिवीजन को बांट सकते हो। तो इस तरीके से आपको करना है। अब इसमें क्या करोगे, इसमें कैसे लिखोगे, तो मैंने बताया, चलो आगे पढ़ लेते हैं, फिर एक साथ चलते हैं उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में, कंसेप्ट बताओ यूजिंग द यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन अप्रोच अंडर द ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखो, सारी चीजें साफ साफ नहीं पूछ रहा है, हमें ये जानना है। साफ साफ कह देता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताओ, तो जितना पढ़ो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सब बताना पड़ता।
सब बताना ही है, ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है उस हिसाब से आपको सभी बताना है, लेकिन ये थोड़ा घुमा के पूछ लिया, कंसिडर यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन अप्रोच बताओ। यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन अप्रोच कौन सा अप्रोच है? कार्डिनल अप्रोच ही तो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, क्या आपका कार्डिनल अप्रोच है? फिर कह रहे हैं अंडर ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी बताओ, तो जो कार्डिनल अप्रोच था वो सीक्वेंस ही तो था। कार्डिनल अप्रोच में कहा गया था कि हम चीजों को मेजर कर सकते हैं, मेजर करने में उन्होंने कहा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी की बात बताई। वही यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन अप्रोच है कि किस मैक्सिमम पॉइंट तक आपकी मार्जिन यूटिलिटी हाई रहती है और फिर गिरती जाती है। वही कंसेप्ट बताने के बाद इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाया गया था। ऑर्डिनल अप्रोच में कहा गया था ऑर्डिनल अप्रोच में आप चीजों को मेजर नहीं कर सकते हो, नाप नहीं सकते हो, आप उसको रैंक कर सकते हो, आप रैंकिंग प्रायोरिटी दे सकते हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो वही सेम यही कंसेप्ट को, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी को ही इन्होंने इनडिफरेंस कर्व के तौर पे दिखाया था ऑर्डिनल अप्रोच में। डिफरेंस कर्व या इनडिफरेंस कर्व के पॉइंट से आप यहाँ पर ऑर्डिनल अप्रोच में दिखाने को कहा गया था। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को लिखते हो। देखो कंसेप्ट वही पूछा है, सेम जो आपने पढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ के लग रहा होगा कि नहीं हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन पढ़े हो ये सब। अभी डिटेल में दिखाऊंगी क्या क्या इसमें लिखना चाहिए आपको। फिर आपको देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बजट लाइन क्या है? ड्रॉ बजट फॉलोइंग केस, इतना बजट का एक कैसे दिया है। अब इसमें कहा गया कि अगर बजट लाइन और इंटरप्रिटेशन इनकम जो है वो 30 से 40 कर दें और प्राइस ऑफ बाई कमोडिटी इंक्रीज कर दें 5 से, तो क्या आएगा आंसर? ठीक, क्वांटिटी क्या आएगी? तो एक तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया। फिलहाल चलो स्किप करते हैं, क्योंकि मैं सोच रही थी कि आपके लिए कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी कराऊंगी, ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। जो थ्योरेटिकल पेपर है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो मैं क्या करूंगी कि जितने भी प्रीवियस ईयर में आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको इकट्ठा करूंगी, दिखा भी दूंगी कहाँ कहाँ से इकट्ठा की हूँ, कौन कौन से ईयर का है। दिखाने के बाद इकट्ठा करूंगी और फिर इकट्ठा करने के बाद आपको सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दूंगी। ठीक, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी, वो वाला लेक्चर उसमें देख लेना। ठीक, चलो अभी इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और थ्योरेटिकल पेपर है, क्योंकि हम सिलेक्शन करें। अगर मान लो हमने एक ये हमको आता है, ये हमको आता है, ये नहीं आता है, तो अब ये आता है कि हमको व्हाट इज द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ आउटपुट इफ वी चेंज ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कीपिंग अदर कांस्टेंट। अब ये जो कंसेप्ट, ये जो सेकंड लाइन लिखा है वो एक तरह से आपको कंसेप्ट ही बता रहा है प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन फंक्शंस में आपने टाइम्स हो गए, इसके टाइप में आ जाता है, जिसमें आ जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसमें आपका एक ही वेरिएबल चेंज होता है, बाकी अदर सारे कांस्टेंट रहते हैं। मतलब शॉर्ट रन एनालिसिस, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन होता है ना, तो शॉर्ट रन में आता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसमें एक ही वेरिएबल चेंज है, जनरली लेबर चेंज होता है, बाकी अदर थिंग्स कांस्टेंट होती हैं। और जो दूसरा आता है आपका लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, उसमें लॉन्ग रन की बात होती है, तो रिटर्न टू स्केल की बात की जा रही है, तो वहां पर लॉन्ग रन में चेंजेस, बहुत अदर चीजें भी चेंजेस हो सकते हैं। तो ये अभी यहाँ इसमें किसका पूछा है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का पूछा है, जिसमें शॉर्ट रन की बात की गई है। तो उसी शॉर्ट रन में पूछा है कि कौन कौन से 3 अलग अलग स्टेजेस होते हैं। आउटपुट में चेंज क्या आता है, बिहेवियर आउटपुट में चेंज क्या आता है, तो प्राइस और आउटपुट में चेंजेस कैसे आते हैं। तो पहले इंक्रीजिंग होता है, फिर डिमिनिशिंग होता है, फिर कांस्टेंट होता है, फिर डिक्रीजिंग होता है। ये आपका 3 फेजेस आते हैं, ये बताऊंगी डिटेल में। तो ये देखो क्वेश्चन में दिखा रही हूँ कि पूछ कितना कंफ्यूजिंग रहा है, कि क्या पूछा है हमको नहीं समझ में आया। देखिए अगर कंसेप्ट पता हो कि क्या चीज पूछ रहा है, तो आपको इसका हेडिंग में नहीं याद आ जाएगा कि अच्छा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ही तो पूछ रहा है, जो हमने इसके प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ा है, इसके टाइप में पढ़ा है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में, तो शॉर्ट रन ही तो पूछ रहा है ये। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना हो कि आपका क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेट कर रहा है, क्या ये अंदर जो कहानी लिखी है वो क्या बताना चाह रही है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब यहाँ पर तो कैलकुलेट करना है आपको एवरेज कॉस्ट, ये सब मैंने क्वेश्चन करवा चुके हैं हम। एवरेज कॉस्ट कैसे निकलता है, मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है, अज्यूमिंग फिक्स कॉस्ट 50, फिक्स कॉस्ट आपका 50 है सबका। ये चीजें निकालनी है, इसका फिगर भी दिया होगा नेक्स्ट स्लाइड पे। टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ दिया है और आउटपुट कितने निकल के आ रहे हैं ये भी दिया है। तो ये क्वेश्चन याद रखना, दिखा दे रही हूँ एक बार वापस से। ये चीजें निकालनी है, पॉज करके देख लेना। और ये इसके वेरिएबल्स हैं, इसको सॉल्व करना। नेक्स्ट मैं सिर्फ न्यूमेरिकल के कंसेप्ट वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वाले पीवाईक्यू लेकर आऊंगी, तो उसमें हम इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक, इसको भी हम ऐड करेंगे उसमें। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, हाउ डू प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन डिफर इन टू मार्केट स्ट्रक्चर। तो सिंपल सा है, साफ साफ लिख दिया, तो बता दे, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। कह दिए आप मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़े हो, मार्केट इक्विलिब्रियम के काइंड्स ऑफ मार्केट पढ़े होगे, मार्केट के बारे में समझाओ। मार्केट समझाने के बाद आप बताओ परफेक्ट कंपटीशन क्या है और मोनोपोली क्या है, उन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करो, डिफरेंस बताओ। अब फिर जब हम उसमें आउटपुट और प्राइस का हमने कॉम्बिनेशन देखा था कि एम आर इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू प्राइस,
परफेक्ट वाले में। तो ये जो ना हमने एनालिसिस किया था उस टाइम, ये वैल्यू दिया है, तो अगर एम आर इज इक्वल्स टू है तो प्रॉफिट में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होता है और शट डाउन पीरियड कब आता है। तो यही सारे इसके डिसीजन, प्राइस और आउटपुट डिसीजन में यही आपको बताना है कि दोनों का अलग अलग बताना है। बस सिंपल यही हो गया, आपने डिफरेंस बता दिया, परफेक्ट कंपटीशन का अलग दिखा दिया प्राइस एंड आउटपुट, और मोनोपोली का पूछा तो मोनोपोली का अलग दिखा दिया प्राइस एंड आउटपुट। इतना ही करके आपको अपने आंसर को खत्म करना है। 20 मार्क्स का है, थोड़ा लेंदी, आपको इतना ज्यादा बताओगे तो वो लेंदी अपने आप हो ही जाता है और डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, अब ये आ जाता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के बारे में, कैसे ये बेटर है इम्प्रूवमेंट ओवर ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ वेजेस। जो ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ वेजेस थे उसमें मार्जिनल प्रोडक्टिव थ्योरी जो आया है वो कैसे बेहतर आया है, आपको इसके बारे में डिटेल बताना होगा। ठीक, नेक्स्ट और कौन सा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड टोटल प्रोडक्टिविटी, रेंट, रियल रेंट एंड नॉमिनल रेंट, रियल इंटरेस्ट रेट एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट। अब ये भी आपका, अब देखो यहाँ पर एक और चीज मुझे याद आ गया, यहाँ आप पढ़ रहे होगे, एक बात देख रहे होगे कि आपके 4 यूनिट होते हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। ठीक, ये 4 आपके यूनिट्स हैं, लाइन बना देती हूँ। ठीक, इन 4 यूनिट्स में अगर मैं कहूँ कि आप इस क्वेश्चन पेपर को, प्री वाईक्यू को देखकर ये बताओ कि आप में किस यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, बता पाओगे, सोच पाओगे? सोच लोगे, आराम सोच लोगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये जो पहला क्वेश्चन डिडक्टिव इंडक्टिव का पूछा है और ये जो स्कार्सिटी डेफिनेशन बेस पूछा है, ये कहीं ना कहीं आपके यूनिट 1 का ही तो है, यूनिट 1 का है, मतलब क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 जो है वो यूनिट 1 के बेस पे है। ठीक, ये दोनों हो गया। उसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी हो गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया, बजट लाइन, क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ही बजट लाइन आता है, याद है, ऑर्डिनल वाले में एक आईसी होता है और एक बजट लाइन होता है, एक बजट लाइन पीसी में आता है। तो ये क्वेश्चन और भी क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, ये 3 क्वेश्चन आपके किस में आते हैं, 1 2 3, और क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5, ये 3 जो है आपके यूनिट 2 में आते हैं, प्रोडक्शन जो था आपके यूनिट 3 में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आपके यूनिट 2 के क्वेश्चन हैं। सिमिलरली क्वेश्चन यूनिट 3 में आपके प्रोडक्शन ऑफ थ्योरी की बात की गई थी, इसी में आता है एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, थ्योरी ऑफ कॉस्ट की भी बात, प्रोडक्शन थ्योरी की बात और कॉस्ट की थ्योरी की बात आपके 3rd यूनिट में हुई थी। और कोई बात हुई थी यहाँ पर, हाँ, और मार्केट की बात भी आपकी 3rd यूनिट में हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 6 नहीं आ गया, हाँ 6 7 8, 6 7 8 जो है आपकी यूनिट 6 7 8 जो है आपका यूनिट 3 का हो गया। और लास्टली ये जो वेजेस की बात कर रहा है, रेंट की बात कर रहा है, नॉमिनल रेंट, वेजेस की बात कर रहा है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है, ये सारा आपका किस में आता है, यूनिट 4 में आता है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आपकी यूनिट 4 का है। तो इस तरीके से पैटर्न यही चलता है, हर यूनिट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर यूनिट्स में थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाओ तो उसमें चांसेस क्या हो जाते हैं कि हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन ना आए। लेकिन अगर पढ़ रहे हो, अगर सारा नहीं पढ़ पा रहे हो, तो अगर किन्हीं 3 ही यूनिट अगर अच्छे से पढ़ लो, ये 3 यूनिट अगर अच्छे से पढ़ लो तो भी आपका पूरा पेपर आराम से अच्छे से, मतलब अच्छे से। लेकिन अगर स्किप कर रहे हो, अगर 4th यूनिट छोड़ रहे हो, तो लेकिन बाकी 3 यूनिट अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। ऐसा कर रहे हो क्योंकि इसमें से ऑप्शन था ना, इसमें से कोई एक करना है और इसमें से क्या करना है, कोई 3 करना है, इन पूरे में से क्या करना है, कोई 3 करना है। तो अगर ये दोनों नहीं भी, यूनिट 4 नहीं भी पढ़ के जा रहे हो, यूनिट 2 और 3 पढ़ के जा रहे हो, इसमें से 3 क्वेश्चन तो आराम से कर लोगे, यूनिट 2 से या यूनिट 3 से। तो इस तरीके से माइंडसेट लेके जाना। और जो कि यूनिट 2 और 3 में याद रखना, यूनिट 2 जो था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था न्यूमेरिकल का, और यूनिट 4 में मतलब एक क्वेश्चन यहाँ न्यूमेरिकल का भी है। कौन सा न्यूमेरिकल का था, मार्क कर देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 ये दोनों न्यूमेरिकल है। अगर न्यूमेरिकल को भी हटा दो तो भी इन दोनों में से 3 क्वेश्चन लगा पाओगे, लेकिन इतना हमको रिस्क नहीं लेना है, इतना हम रिस्क नहीं लेंगे। ये तो एक पेपर था, एग्जाम्पल के तौर पे है, तो थोड़ा पैटर्न चेंज कर दे, लेकिन पैटर्न चेंज करेगा तो भी हर यूनिट से कुछ क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। तो इतना तो ऑप्शन में रहेगा कि आप 2 चूज कर लो। तो न्यूमेरिकल को भी आपको ध्यान में रखते हुए जाना। अगर न्यूमेरिकल स्किप कर रहे हो तो 4 यूनिट पढ़ के जाओ, लेकिन अगर न्यूमेरिकल स्किप नहीं कर रहे हो, न्यूमेरिकल अच्छे से आता है, तो 3 यूनिट भी पढ़ के जाते हो तो भी आपका पेपर अच्छा जाएगा। तो इसी कंसेप्ट के साथ आप आगे इसके थोड़े से डिस्कशन के आगे बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा तो आपको बता ही दिया है मैंने हर चीजों में,
ठीक। चलो एक एक करके देख लेते हैं, हल्का हल्का देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर हम बात करें, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में अगर पूछे तो किस तरीके से आंसर स्टार्ट करोगे? अब तो आइडिया लगने लगा होगा कैसे हमें सॉल्व करना है। आंसर नंबर 3 डालोगे, कलर करती हूँ, आंसर नंबर 3 डालोगे, सॉल्व करोगे स्टार्ट, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दोगे। इंट्रोडक्शन में क्या दोगे? इंट्रोडक्शन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताओगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में आप उसको बताओगे। इसमें कितने टाइप्स के होते हैं? 3 होते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी। इतना छोटा मत लिखना, पूरा पूरा लाइन लिखना और सुंदर से बनाना, ऐसे अच्छे से ऐसे करके, ये पहला, दूसरा, तीसरा, फिर पहले बॉक्स में एक, दूसरे बॉक्स में तीसरा, ऐसे बताना, ठीक है? सुंदर तरीके से, लिखावट तो आपकी ही रहेगी ना। प्राइस इनकम, यहाँ पर मेरे पास जगह की भी कमी, इसलिए मैं छोटे छोटे में लिख रही हूँ। प्राइस इनकम और नेक्स्ट क्या होता है? क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक। तो ये 3 आपने बता दिया। अब पहली हेडिंग जो डाली आपने, प्राइस इलास्टिसिटी पूछा है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने हेडिंग डाल दी। अब बड़े में भी डाल सकते हो, बीच में और साइड में भी डाल सकते हो, ठीक। साइड मार्जिन ना, मिडिल मार्जिन में भी डाल सकते हो। ये आपने हेडिंग डाल दिया। अब उसकी आपको क्या बतानी है? मीनिंग बतानी, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपका यही है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कंसेप्ट आपको बताना पड़ेगा, ठीक। कंसेप्ट आपने बता दिया, इसमें आपको कंसेप्ट बताना है, ठीक। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, क्वांटिटी डिमांड फॉर परसेंटेज इन प्राइस, ये आपका कंसेप्ट था। अब इसी को फॉर्मूला आपको बताना होगा, इसी का आपको फॉर्मूला बताना होगा, जो फॉर्मूला इसका वो भी लिखना पड़ेगा। दैट्स इट। इतना आपका ये प्राइस इलास्टिसिटी का हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या शुरू हुआ है, तो ये 5 मार्क्स का ही मानूंगी मैं, ये 5 मार्क्स का ही, क्योंकि मैंने कहा था ये 5 मार्क्स का हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? 20 नंबर का क्वेश्चन है, ये टाइप्स बताना और फैक्टर्स बताने हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 7.5 मार्क्स का ये करना है, 7.5 मार्क्स का ये करना है। चलो इतना हो गया। अब इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको हेडिंग डालना है, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। अब ये टाइप्स बोलो चाहे डिग्री बोलो, दोनों सेम है। टाइप्स या डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, शॉर्ट में लिख दो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपको ये बताना है, 5 हैं इसके, 5 ही हैं तो 5 ही रहेंगे, लेकिन 5 को बताना, एक्सप्लेन करना। पहला एक्सप्लेन किया, हेडिंग डाला, एक्सप्लेन किया, उसका फॉर्मूला बताया, और उसके बाद उसका डायग्राम भी बताना होगा, ठीक। डायग्राम बताओगे, एग्जाम्पल के साथ बता सकते हो, ठीक। डायग्राम लेकिन बनाओ, डायग्राम मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था, अच्छे से स्केल से होना चाहिए, पेंसिल स्केल या पेन से ही बना रहे तो सुंदर होना चाहिए, गोजा गाजी उसमें नहीं होना चाहिए। ग्राफ एक स्ट्रोक में बनता है, तो 1 स्ट्रोक में ही आपको बनाना होगा। लेबल जरूर कर देना, ठीक। तो यहाँ लिख दोगे परफेक्टली इलास्टिक, perfectly inelastic, unitary elastic, relatively elastic और relatively inelastic, ये 5 आपके होते हैं। इन सबके डायग्राम्स, ग्राफ जरूर बनाना सबका, ठीक। इसके बाद तीसरा जो पूछा है फैक्टर अफेक्टिंग, तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालोगे फैक्टर अफेक्टिंग करके, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी पूरा लिखोगे। ये तीसरा पार्ट हो गया। अब ये 7 नंबर 7.5 मार्क्स का होना चाहिए, लगना चाहिए 7 7.5 मार्क्स का लिख रहे हो, उसमें पूरा प्रॉपर रहना चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग में 10 जितना पॉइंट्स है, नेसेसिटी के बेस पे, इनकम के बेस पे, सब्स्टिट्यूट के बेस पे, रिलेटिव गुड्स पे बेस पे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बेस पे, कुछ ऐसे फ्यूचर में चांस हुई प्राइस के बढ़ने की उसके बेस पे, ये सारे इसके ही फैक्टर्स अफेक्टिंग। अगर ये फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं तो आपका ये जो कंसेप्ट बता रहे हो वो हो सकता है वो गलत साबित हो जाए। तो ये फैक्टर्स होते हैं। अगर नेसेसिटी रहेगी तो नेसेसिटी में इन चारों पांचों में से कौन सी यूज हुई, तो यही फैक्टर्स जो मैंने समझाया आपके क्लास के टाइम में, उन्हीं फैक्टर्स को यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो इस तरीके से आपका ये आंसर जो होगा वो सॉल्व होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात की गई है। जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात हो रही है तो आपको कैसे करना है? बता सकते हो इक्विलिब्रियम कितने तरीके का होता है? आंसर नंबर 4 है। बता सकते हो इक्विलिब्रियम कितने तरह का होता है? इक्विलिब्रियम समझा सकते हो पहले, इक्विलिब्रियम क्या है? एक लाइन में चाहो तो यहाँ पर बस एज इट इज लिख सकते हो, जरूरी नहीं उसमें हेडिंग कोई डालो, एज इट इज लिख दे इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक। जब आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलता है अपने डिमांड सप्लाई से, वो जो पॉइंट होता है वो इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहा है, या आपने इनकम जो खर्च किया और जो परचेजिंग की जिस प्राइस पे, वो अगर इक्वली सेटिस्फाई कर रहा है तो वो पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम कहलाता है। अब इसी को हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं। पहला पढ़ता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, दूसरे पढ़ते हैं हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, तीसरा पढ़ते हैं हम मार्केट का इक्विलिब्रियम, ठीक।
इन 3 तरीके से हम पढ़ते हैं। पूछा कौन सा है यहाँ पर, अब बड़ा बड़ा हेडिंग डाल सकते हो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, क्योंकि वही पूछा है। हम बीच में हेडिंग डाल दें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। लिखने का तरीका बता रही हूँ कैसे आप अपने आंसर को अच्छा दिखा सकते हो, कैची बना सकते हो। अपना इंट्रोडक्शन अगर आपका कैची रहेगा तो एग्जामिनर को आगे के पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। स्टार्टिंग का ये अच्छा नहीं लगेगा तो आगे पढ़ेगा भी नहीं वो। ठीक, चलो तो ये हो गया। अब यहाँ पर इसका क्या बताना होगा आपको, मीनिंग बताना होगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है पता तो होगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर कंज्यूमर अपने मनी को, जो भी उसकी इनकम है, उसको खर्च करने पे, किस प्राइस पे वो कितना इनकम खर्च कर रहा है, उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड हो रहा है, वही पॉइंट आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता है। ठीक, मीनिंग यहाँ लिखोगे, अच्छे से लिखना। ठीक, फिर अब बताओगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यहाँ मीनिंग लिख दिया, अच्छे से एक्सप्लेन करना। फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला लिख देना, फॉर्मूले के हिसाब से समझा दिया। अब यहाँ पर आप फिर डालोगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अप्रोच। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अप्रोच, क्योंकि ये नेक्स्ट लाइन जो है वो वही पूछ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक आया कार्डिनल और दूसरा आया ऑर्डिनल। सब मैं समझा चुकी हूँ आपकी क्लासेस में बहुत ही अच्छी तरह से। कार्डिनल क्या आता है, विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। ऑर्डिनल क्या होता है, विच आर नॉट मेजर्ड बट रैंक, जिसको मेजर नहीं करते हैं बट हम उसको रैंकिंग बेसिस पे दिखाते हैं। ठीक, सो कार्डिनल में बताया गया है आपको यूटिलिटी, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन अप्रोच आपका कार्डिनल में ही दिया गया है। ठीक, ओके। और फिर इसके बाद आपके ऑर्डिनल में इसी चीज को आगे बढ़ा के ऑर्डिनल की थ्योरी में बताया गया है। इसको किस तरीके से, इन डिफरेंस कर्व के तरीके से। इन डिफरेंस कर्व 2 तरीके से बताया गया, कैसे लिख देती हूँ, 2 तरीके से बताया गया है। इन डिफरेंस कर्व और बजट लाइन, डिफरेंस कर्व और बजट लाइन। ठीक, ये 2 तरीके से आपको इसने बताया है। अब यहाँ पर क्योंकि ये कह रहा है यूटिलिटी एनालिसिस मैक्सिमाइजेशन अप्रोच के हिसाब से करना है, तो आपको यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन अप्रोच को समझाना पड़ेगा। इसके आपको असम्पशंस बताने पड़ेंगे, क्या असम्पशंस थे, और साथ ही साथ लॉ जो है आपका, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा विथ वैल्यू, जो हमने सिखाया था आपको वैल्यूज के हिसाब से कि इतनी वैल्यू है तो ग्राफ क्या जाता है। तो आपको एक कंसेप्ट के हिसाब से उसके ग्राफ बनाते हुए आपको बताना कैसे ये डिमिनिशिंग होता है, कैसे ये नीचे की तरफ गिरता है। तो ये आपको विद ग्राफ, ग्राफ इंपॉर्टेंट जाता है। ग्राफ बनाओगे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा, नहीं बनाओगे तो थोड़ा सा मिनिमल सा मार्क्स आपको देखिए खत्म कर देगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। अब इस पूरे को एक्सप्लेन करना होगा। सेकेंड पार्ट इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट जाता है, ये तो सिर्फ मैं मानूंगी कि 5 मार्क्स का ही है, यही पूरा आपका कितने मार्क्स का हो गया, 15 मार्क्स का हो गया। ठीक, 15 मार्क्स में ये 7.5 मार्क्स का, ये 7.5 मार्क्स का अलग अलग, क्योंकि इसको भी एक्सप्लेन करना है, इसको भी एक्सप्लेन करना है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को डिवाइड करके, अपने क्वेश्चन में से जो भी टॉपिक्स उसको डिवाइड करके आप अपने आंसर को यहाँ पर फ्रेम करोगे। ठीक, याद रखना यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यूटिलिटी ऑर्डिनरी यूटिलिटी थ्योरी पूछा है, तो इसी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग को इन्होंने क्या कहा था, इंडिफरेंस कर्व की तरह बताते हैं। तो जो कर्व का प्रॉपर्टी है, जो स्लोप है, इसका भी आपको जो भी प्रॉपर्टीज है, assumptions हैं, डायग्राम है, वो सारी चीज भी यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। तो इसका भी बनाना है, इसका भी बनाना है, और चाहो तो यही एक इंडिफरेंस कर्व के हिसाब से एक इंडिफरेंस कर्व बनते हैं, इंडिफरेंस कर्व कहलाता है। अब वही अलग 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 लाइन बना के हम दिखा सकते हैं कि बजट लाइन यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप अपने हर चीज में आपको इस क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको ग्राफिंग तो करनी पड़ेगी। और वैसे इकोनॉमिक्स में सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ग्राफिंग तो करनी ही पड़ेगी, डायग्राम्स ग्राफ करके आपको दिखाना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। एक जो कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो साथ में अलग से करेंगे हम। इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करोगे, क्या पूछा है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पूछा है, एक्सप्लेन करना है बिहेवियर और आउटकम जब वन फैक्टर प्रोडक्शन चेंज हो रहा है, अदर कांस्टेंट है। तो बेसिकली ये वही पूछा है कि आपको क्या बताना है, हेडिंग मेन डालोगे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन,
कोरियर प्रोडक्शन आपने हेडिंग डाला, हेडिंग डालने के बाद अंडरलाइन किया, उसका मीनिंग लिखा यहाँ पर और प्रोडक्शन फंक्शन लिखा। मेरे लिए प्रोडक्शन फंक्शन इंपॉर्टेंट है ना, प्रोडक्शन फंक्शन लिखा। ठीक, इसमें कॉप्स और डॉग्लस के हिसाब से सिर्फ दो ही रहते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन इज इक्वल्स टू एफ के इंटू एल। ठीक, इसमें के एल क्या हो जाता है आपका कैपिटल और लेबर हो जाता है, ये कैपिटल हो जाता है और ये लेबर हो जाता है। सिर्फ यही दो को उन्होंने माना था। ठीक, इसको दिखा सकते हो और फिर स्टार्ट कर सकते हो। चाहो तो इसी फंक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे चीजें आ जाती तो अच्छा लग जाता है। पहला आता है शॉर्ट रन और दूसरा आता है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन एंड प्रोडक्शन लॉ, लॉ ऑफ प्रोडक्शन का हेडिंग डाल सकता हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, जाती हूँ, समझ तो गए होगे कि क्या है। लॉ ऑफ प्रोडक्शन आप हेडिंग डाल सकते हो, दो लॉ दिए गए हैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन लॉ और लॉन्ग रन प्रोडक्शन लॉ। ठीक, दो तरीके से डाला। शॉर्ट रन को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ टू वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक, या रिटर्न टू स्केल कहते हैं, रिटर्न टू वेरिएबल फैक्टर, या लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ठीक, लॉ ऑफ रिटर्न टू SCALE। ठीक, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न टू वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसको तरीके आप समझा सकते हो। अब वेरिएबल प्रोपोर्शन में आप इसको समझाने के बाद वही चीज कि यस यहाँ पर एक फैक्टर चेंज होता है जिसमें मेनली लेबर को चेंज किया जाता है, अदर थिंग्स क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ठीक, अदर थिंग्स में ये कैपिटल भी आ जाता है, टेक्नोलॉजी भी आ जाता है, सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक, चाहो तो वो वाला फॉर्मूला भी यहाँ पर यूज कर सकते हो, जो नॉर्मल प्रोडक्शन फंक्शन का फॉर्मूला है। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पर क्या दिखाना है, इसका आउटपुट दिखाना है, बिहेवियर ऑफ आउटपुट भी दिखाना है। इसका मेन चीज तो आपको ये दिखाना ही है। तो यहाँ पर बिहेवियर आउटकम का आप हेडिंग डालोगे, बिहेवियर आउटपुट। बिहेवियर आउटपुट आपने हेडिंग डाल दिया। अब यहाँ बताओ, तीन स्टेजेस में इसको निकाला जाता है, तीन स्टेजेस में इसका आउटकम आता है, फर्स्ट, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। पहला क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न होता है। पहला क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न होता है। शॉर्ट टर्म की बात करें, इंक्रीजिंग रिटर्न भी होता है, डिमिनिशिंग भी होता है, गिरता भी होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न, एंड लास्टली नेगेटिव, नेगेटिव भी चला जाता है। ठीक, नेगेटिव रिटर्न। अब इसमें ग्राफ याद आ रहा होगा आप लोग को, ग्राफ याद आ रहा होगा, क्या था ग्राफ, ये वाला ग्राफ था। थोड़ा ऊपर करती हूँ, ये ये एवरेज प्रोडक्शन का था, ये टोटल प्रोडक्शन का था और ये मार्जिनल प्रोडक्शन का। याद आ रहा है। तो इंक्रीजिंग स्टेज पे क्या होता है, टीपी टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ रहा होता है और मार्जिनल प्रोडक्शन भी अभी नीचे गिर रहा होता है, लेकिन वो नेगेटिव नहीं गया रहता है, और एपी भी बढ़ रहा होता है। फिर डिमिनिशिंग में क्या होता है, डिमिनिशिंग में आपका जो एमपी होता है, टीआर जो होता है वो बढ़ता है, यहाँ तक जो चीजें हैं वो चीज ठीक चल रही होती है। ये आ जाता है आपका पहला इंक्रीजिंग वाला। ठीक, फिर डिमिनिशिंग वाले में आपका ये बीच वाला पार्ट आ जाता है यहाँ का, इसमें आपका इंक्रीज यहीं तक का आ जाता है एक्चुअली। ठीक है, इंक्रीज तो हो रहा होता है बट डिमिनिशिंग रेट से आपका टोटल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करता है। एमपी जो होता है मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है, वो जीरो चला जाता है, और एपी जो होता है वो गिरने लगता है। फिर नेगेटिव में टीपी जो है आपका वो गिरता है, फॉल करता है, एमपी जो है वो आपका नेगेटिव में चला जाता है, और एपी भी जो है वो फॉल करता है, वो भी नीचे की तरफ गिरता रहता है। तो इस चीज को हर एक में, इंक्रीजिंग में क्या होता है, डिमिनिशिंग में क्या होता है, नेगेटिव में क्या होता है, इस चीज को आपको एक्सप्लेन यहाँ पर करना होगा, और हर एक का ग्राफ भी आप बना सकते हो। तो इस तरीके से आपका आंसर ये कंप्लीट होता है। जबरदस्ती की चीजें इकोनॉमिक्स में नहीं किया जाता है कि कहानी पे कहानी लिखे जा रहे हैं, जबरदस्ती कोई काम नहीं करना है। जितना पूछा गया है, जो पूछा गया इतना ही करोगे तो आपका देखना पेज की कमी पड़ जाएगी, अगर इतना भी आप लिख देते हो। ठीक, तो पेजेस को भी ध्यान देखते हुए चलना। ठीक, ये नहीं कि एक में रचे जा रहे हैं, डायग्राम भी बहुत बड़ा बड़ा बना दिए, तो अच्छा सा सुंदर काम करना, लास्ट में पेज बच जाता है, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम को समझ में आता है आपका आंसर पढ़ के, ये बच्चा जान रहा है कि नहीं जान रहा है। तो अगर आप चीजों को
कम भी कर रहे हो, स्पेसिफिक कर रहे हो, चीज़ों को सही सही लिख दे रहे हो, जितना रिलेवेंट है उतना लिख रहे हो, और डायग्राम बना रहे हो बढ़िया से लेबल करके, स्ट्रेट पूरा स्केल वेल का यूज करके, तो भी उस आपको उतना ही मार्क्स मिलेगा जितना वो एक्स्ट्रा पेज भरने वाले थ्योरेटिकल को, या उससे ज़्यादा ही आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपका जो पेपर राइटिंग जो आप जिस तरीके से लिख रहे हो वो बहुत ही एनालिटिकल और इंफॉर्मेटिव दिखाई देगा आपके एग्जामिनर को। ठीक, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है कहीं ना कहीं ये 5 मार्क्स का ही है, और इस पूरे को हम कहेंगे कि ये 15 मार्क्स का है, क्योंकि इसमें आपने इसको भी बताना है, ठीक, इसको भी एक्सप्लेन करना है, फिर ये बिहेवियर आउटकम को भी एक्सप्लेन करना है, तो वो तो मैं पूरा 15 मार्क्स को दूंगी। और ये जो इंट्रोडक्शन था बस इतना ही था, ये 5 नंबर में इसको बस दे दूंगी। ठीक, चलो, ये भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बाद में सॉल्व करेंगे इसको। अब परफेक्ट कॉम्पिटिशन और इसका बताना है तो मैंने बता ही चुका था। आपको डिस्टिंग्विश करना है, सिंपली आप डिस्टिंग्विश कर देना। ठीक, सिंपली आप डिस्टिंग्विश इसको कर देना, नॉर्मली आप जैसे डिस्टिंग्विश करते हो, लेकिन याद रखना बेसिस ऑफ डिफरेंस के साथ डिस्टिंग्विश करना। बेसिस ऑफ डिफरेंस बनाकर पहला लिखना परफेक्ट कॉम्पिटिशन और दूसरा लिखना मोनोपोली। इस तरीके से आप अपना डिफरेंस करो। डिफरेंस करने के बाद आपको क्या दिखाना है, इसका डिफरेंस दिखाने के बाद आपको इसका आउटपुट एंड प्राइसिंग डिसीजन दिखाना है। प्राइसिंग डिसीजन दिखाना है, और फिर आपको हर एक एक का परफेक्ट का जो है वो उसको दिखाना है, जो उसका था प्राइस के साथ MR इज इक्वल्स टू MC इज इक्वल्स टू प्राइस करके था। तो फिर कितने से कट करेगा, AP कितने से कट करेगा, AC कितने से कट करेगा, कहाँ से कट करेगा, तो ये सारी डिटेल आपको इसमें प्रॉफिट का भी दिखाना है और फिर मोनोपोली का भी दिखाना है। मोनोपोली में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है हमेशा, परफेक्ट में नॉर्मल प्रॉफिट होता है, लॉन्ग रन में शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। तो यही कंसेप्ट आपको यहाँ पर बाइफरगेट करके यहाँ पर अलग अलग दिखाने हैं, पूरे जितने हमने अपने लेक्चर्स में पढ़े हैं। ठीक, सो ये था, आपने कितना क्वेश्चन लगा लिया, 3 ही क्वेश्चन करना था इसमें से, लेकिन आपने एक ये लगा लिया, दूसरा ये लगा लिया, 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन आपने लगा दिया, और ये पहला 2 तो दोनों ही लगा लिया था हमने। ठीक, इसके बाद के क्वेश्चन जो हैं वो भी नॉर्मल थ्योरेटिकल ही है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी के बारे में बताना है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी कैसे, ट्रेडिशनल पहले बता देना, वेजेस ट्रेडिशनल जो थ्योरी से कुछ अर्थ है उसको बताने के बाद अब बताना मार्जिनल प्रोडक्टिव थ्योरी क्या बात कहता है। तो कंपैरेटिव स्टडी ये भी है, इसको भी डिटेल में बताना होगा, थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें भी इसमें दिखानी पड़े, सीधे बस एक लाइन में पूछा है नहीं, ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ वेजेस में सब बताना है, सारा एक्सप्लेन करना, और फिर मॉडर्न क्यों बेटर है इसके बारे में आपको बताना है। और लास्टली आपको मार्जिनल प्रोडक्टिव थ्योरी तो दिया ही है, क्या क्या एक्सप्लेन करना है, तो हर एक को आपको अलग अलग करके एक्सप्लेन करते जाना है। तो इस तरीके से आपका ये PYQ क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स का है वो जाके कंप्लीट होता है। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा कैसे आपको सॉल्व करना है, किस तरीके से आपको अपने चीज़ों को बाइफरगेट करना है। ये देख लो, इंपॉर्टेंट चीज़ था, ये एनालिसिस करा करो, हर पेपर का किया करो कि कितना किस यूनिट से पूछा गया है और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। देख रहे हो ना, कंपैरेटिव वाले ज़्यादा आ रहे हैं कि ये क्या है ये क्या है, तो दोनों का दोनों पता रहेगा तब तो कंपेयर करके यहाँ दिखा पाओगे। अगर इंडक्टिव ही सिर्फ पढ़ के गए हो, डिडक्टिव पढ़ के नहीं गए हो, तो कैसे वो पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। या जो हमने डेफिनेशंस पढ़े हैं, डेफिनेशंस में चारों डेफिनेशन पता नहीं रहेंगे कि क्या कैसे गया है, कहानी क्या है उस चीज़ की, कैसे वो नया नया डेफिनेशन आया है, तो कंपैरिजन कैसे करोगे, अपना रिव्यू कैसे दोगे, समझाओगे कैसे। तो सारी चीज़ों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अगर वही मैं कहा कि अगर पढ़ रहे हो न्यूमेरिकल के साथ सब, तो 3 यूनिट पढ़ो तो इनफ है, लेकिन स्टार्टिंग का जरूर पढ़ा करो। ठीक, फर्स्ट यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बेसिक माना जाता है उसको, वो इकोनॉमिक्स का बेसिक, और बेसिक क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाता है, क्योंकि वो ये उम्मीद करता है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा तो पहला यूनिट तो पढ़ा ही होगा। इसीलिए फर्स्ट यूनिट कभी स्किप मत करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वाले को हल्का सा आप अगर देख लेते हो तो अच्छा रहेगा। इन केस आपको इन 3 में से कोई समझ नहीं आया, इन 3 यूनिट्स में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं मिला, तो उस फोर्थ वाले को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो चलो, इसी के साथ ये था आपका आज का पूरा लेक्चर। आई होप टाइमिंग तो हमारी गई है, लेकिन हाँ बहुत इंफॉर्मेटिव था ये लेक्चर सेशन आपके लिए। इकोनॉमिक्स से जितने क्वेश्चन से 24 में पूछे गए थे, 25 में आपका पेपर होने वाला है अभी। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, एंड एंड करते हुए इस लेक्चर को आज यहीं पर। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट करके ज़रूर पूछा करो। कैसा लगा आपको ये लेक्चर, उसके बारे में ज़रूर बताना। और फर्स्ट टाइम देख रहे हो आप सेशन को, फर्स्ट टाइम आपने इस चैनल पे आए हो, तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, अभी तक नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, चाहे पेड हो चाहे नॉन पेड हो, कोई दिक्कत नहीं है।
जुड़ने, व्हाट्सएप ग्रुप में एटलीस्ट जुड़ जाना, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। चलो, इसी के साथ एंड करती हूँ आज का लेक्चर। टेक केयर, ऑल द बेस्ट अगेन फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू।